जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर सीरीज का 24वां लेक्चर है। ठीक है, 24वें लेक्चर में हम कराने वाले हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें एक्सप्लेन के साथ कराए जाएंगे क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि इंग्लिश वालों को भी कवर पूरा किया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है इस महामारी से आप बचे होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर करते रहें। ठीक है, तो इससे और पढ़ाई हमारे साथ करते रहें। ठीक है, और फुल मेहनत करें। अभी जो टाइम है, पीक टाइम है, उसमें आप अपनी मेहनत करते रहें। ठीक है, इसी के बाद जब ये निपट जाता है कोविड-19 का, तो इसके बाद एग्ज़ाम तुरंत कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस लेक्चर के बारे में। तो लेक्चर के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर जरूर कर दें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज बॉटनिकल नेम ऑफ अफीम? एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, पेपेवर सोमनिफेरम, और रोफेल्फिया सर्पेंटाइना, सिनकोना स्पीसीज। तो इनमें से कौन सा अफीम का वानस्पतिक नाम है? ठीक है, तो अफीम का जो वानस्पतिक नाम है, अफीम का वानस्पतिक जो बॉटनिकल नेम ऑफ अफीम इज पेपेवर सोमनिफेरम होता है। ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम होता है। क्या होता है अफीम का बॉटनिकल नेम? पेपेवर सोमनिफेरम होता है। बात करें पेपेवर सोमनिफेरम की, तो पेपेवर सोमनिफेरम जो किस कुल का होता है? वो पेपेवरेसी कुल का पौधा होता है। किसका होता है? द पेपेवर सोमनिफेरम इज द मेजर प्लांट ऑफ द पेपेवरेसी फैमिलीज। ठीक है, तो पेपेवरेसी फैमिली का ये प्लांट होता है पेपेवर सोमनिफेरस। और क्या करता है? जिसमें क्या होता है? अफीम क्या होती है? 12% तक क्या होती है? इसमें मॉर्फिन पाई जाती है। ठीक है, अफीम में 12% मॉर्फिन पाई जाती है। और जिसको क्या करते हैं? प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेस करके हीरोइन नामक मादक द्रव्य यानी कि ड्रग, जो नशा करने वाली, और कुछ चीज़ें ये दवाई के काम में भी आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इससे बनती हैं। ठीक है, तो अप टू 12% ऑफ द मॉर्फिन इज फाउंड इन अफीम विच इज प्रोसेस्ड बाय द प्रिपेयरिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड हीरोइन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, नाभिक के अलावा, ठीक है, नाभिक होता है जो कोशिका में, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, कोशिकांग के किस, नाभिक के अलावा और किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस विच सेल ऑफ द सेल कंटेन डीएनए? ठीक है, तो किसमें और कंटेन होता है? कंटेन्स डीएनए किसमें किया जाता है? किसमें होता है डीएनए? तो तारकाई हो गया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तारकाई, गोल्जी उपकरण हो गया, और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें क्या होता है? नाभिक के अलावा, ठीक है, नाभिक के अलावा जो न्यूक्लियस होता है उसके अलावा डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और बात करें, डीएनए इज फाउंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल एंड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनेल्स कॉल्ड ग्रीन फंगस विच इज जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स। इसके बाद जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, ठीक है, जो हरित लवक होती हैं, हरित लवक होते हैं, ग्रीन फंगस बोलते हैं इन्हें। तो हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। कहाँ पे? जो हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, और जो कि एक क्या है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है एक ये। ठीक है, इसके बाद बात करें जो डीएनए की खोज की बात करें, तो जो डीएनए की खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक मिशर ने की थी।
ठीक है। फ्रेडरिक मिसर ने तो डीएनए की खोज की थी तथा डीएनए का जो डबल हेलिक्स दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वो दिया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसर। ठीक है। फ्रेडरिक जो डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसर्स एंड डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। एन ऑर्डिनरी ह्यूमन्स हैज अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। ठीक है। साधारण मानव में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? एन ऑर्डिनरी ह्यूमन्स हैज अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 36, 46, 56, 26। तो ये होते हैं आपके 46 होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। कितने होते हैं? 46 होते हैं। बात करें 46 तो इसके क्रोमोसोम्स यानी कि ये होते हैं 46 से इनके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। यानी कि 23 जोड़ियां में होते हैं। ठीक है। 23 जोड़ियां होती हैं। और बात करें जो गुणसूत्र को मानव के आनुवांशिक गुणों का क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। और मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो कोशिकाओं का बना होता है, कोशिकाओं में क्या होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक सामान्य मनुष्य में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। ठीक है। द क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी द कैरियर्स ऑफ द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। और द ह्यूमंस बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉल्स जो सेल्स एंड दीज सेल्स कंटेन द क्रोमोसोम्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। और अ नॉर्मल ह्यूमन से हैज 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ठीक है। कॉजेज एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, कॉजेज एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो क्या होता है? अनुकूलन यानी कि कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, सहभागिता, पार्टिसिपेशन। ठीक है। म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन उत्परिवर्तन। और बहुगुणसूत्रता यानी कि मल्टी क्रोमोसोम्स। ठीक है। बहुगुणसूत्रता यानी कि मल्टी क्रोमोसोम्स। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जो जो कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है? ये होता है आपका उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन। ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन होता है। और बात करें वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे क्या कहते हैं? हम नव डार्विनवादी कहते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या करा? प्रकृतिवाद को क्या एक सिद्धांत के रूप में आधुनिक रूप दे दिया, उसे हमने क्या बोल दिया? नव डार्विनवादी कह दिया। ठीक है। नव डार्विनवादी कह दिया। और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार क्या है? जो आधुनिक नव डार्विनवादी हैं उनके अनुसार जब क्या होता है? साधारण परिवर्तनों के उपरांत जीवों में क्या होता है? ठीक है। ये जिलूनी है। ये जीवों में क्या होता है? जीवों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। ठीक है। जिससे उसमें क्या होती है? विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। तो उत्परिवर्तन क्या कहा जाता है? द ग्रुप ऑफ द साइंटिस्ट दैट मॉडर्नाइजेशंस द पीपुल्स ऑफ द न्यूट्रलिज्म इज कॉल्ड नियो डार्विनिज्म। ठीक है। तो नियो डार्विनिज्म होता है ये। ठीक है। जो मॉडर्नाइजेशंस प्रिंसिपल हैं उनके
के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न जो डार्विनवाद होता है, डार्विनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्मेड आफ्टर सिंपल चेंजेज इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच वेरिएशन आर इंक्रीज दैम, दीज चेंजेज आर कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होता है आपने जाना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो किसमें नहीं होते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो किसमें नहीं होते हैं, मोंकी हो गया, बंदर, चीता, लियोपार्ड हो गया, और तितली हो गया, बटरफ्लाई, लिजार्ड हो गया, छिपकली, ठीक है। तो किसमें नहीं होते हैं जो लिंग गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम से नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, ये आपका जो छिपकली होती है लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड होती है जो छिपकली होती है, इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक से, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करें कि इसमें जो छिपकली होती है, छिपकली अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में क्या नहीं होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है, लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। तो इनमें भाई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि छिपकली में लिंग गुणसूत्र का जो लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो कैसे होता है, पर्यावरणीय ताप के कारण होता है, ठीक है। तो मैनी रेप्टाइल इंक्लूडिंग मैनी स्पेसीज ऑफ लिजार्ड डू नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। द सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। तो किसके कारण निर्धारित होता है, द सेक्स डिटरमिनेंट्स इज दीज ड्यू टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे किनमें, सरीसृपों में, जो रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल्स में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। हाउ इज अ प्लांट सेल डिफरेंस फ्रॉम एन एनिमल सेल, ठीक है। जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से किस प्रकार डिफरेंस होती है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका केंद्रक, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लिविंग मैटर और सेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो किसके कारण होती है, ये होती है आपका जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, इसके कारण क्या होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ठीक है। जो एनिमल सेल होती है प्लांट सेल से डिफरेंस क्यों होती है, सेल वॉल के कारण होती है, ठीक है, सेल वॉल के कारण होती है। अब बात करें जो जीवाणु एवं क्या होते हैं, जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, पारगम्य तथा मोटी आवरण वाली पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, पारगम्य तथा मोटी आवरण वाली पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल आर फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इन इंटीमेशंस क्रॉस गम एंड विद अ थिक कवरिंग, ठीक है। तो मोटी होती है, इट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। तो कोशिका भित्ति ये कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। जैव कोशिका का थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। विच पार्ट ऑफ अ बायोसेल इज कॉल्ड अ पावर हाउस, ठीक है। तो कोशिका अगर कॉमन क्वेश्चन कैसे पूछता, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो इधर पूछ दिया विच पार्ट ऑफ द बायोसेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस, तो किसे कहा जाता है पावर हाउस, आपको सभी को पता है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फुल सेल। तो इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का, ठीक है। तो इधर बायोसेल इज कॉल्ड पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बात करें, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा ग्रह कहलाता है, और श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। तो ऐसा भी पूछा जाता है, तो जो श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कहाँ पे होती हैं, तो किस में होती हैं, ये कोशिका द्रव्य में होती हैं। किस में होती हैं, कोशिका द्रव्य में श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं, तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, क्योंकि अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, अंतिम समय में क्या होती है, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे उत्पन्न हो की जाती है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो प्राइमरली जो प्रिलिमिनरी एक्शन रिलेटेड टू द ऑटोग्राफी टेक प्लेस इन द जो साइटोप्लाज्म होता है, and the remaining actions occur in the mitochondria as in the most of the energy produced in the final phase itself। तो फाइनल फेज में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लंप सेल्स फॉर्मेड, ठीक है। तो लसिका कोशिका बनती हैं किस अंग में, लंप सेल्स किस अंग में बनती हैं मानव शरीर में, लीवर, यकृत में, दीर्घस्थि लॉन्ग बोन में, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, तिल्ली हो गया स्प्लीन, ठीक है। तो किस में बनती हैं, ये जो लॉन्ग बोन होती है यानी कि दीर्घ अस्थि यानी कि लॉन्ग बोन होती है, इसमें क्या बनती है, लॉन्ग बोन होती है जो दीर्घ अस्थि में क्या बनती है, लसिका कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। लसिका कोशिकाएं बनती हैं। बात करें जो लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है। क्या हैं, WBC हैं, ठीक है। क्या हैं, एक प्रकार की WBC हैं जो लसिका कोशिकाएं हैं, ठीक है। लैंप सेल जो हैं, और जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि में थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें जो लिम्फेटिक सेल्स होती है, लिम्फेटिक सेल आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच आर फॉर्मेड बाय लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्लैंड्स एंड बोन मैरो, ठीक है। किससे, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो से बनती हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ करंट जेनेटिक साइंस, हु इज द फादर ऑफ करंट जेनेटिक साइंस। तो करंट जेनेटिक साइंस आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है वर्तमान में, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन और थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। तो कौन है, ये हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक, ठीक है। तो जेनेटिक, ठीक है। तो बात करें जो आनुवांशिकी की खोज किसने करी थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसीलिए आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को ही कहा जाता है। जेनेटिक वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल, दैट इज वाई द मेंडल इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक साइंस। फादर ऑफ जेनेटिक साइंस पूछा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। व्हाट इज द मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बेस्ड ऑन, ठीक है। व्हाट इज द मेंडल्स थ्योरी ऑफ द हेरिडिटी बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड में है, बॉडी जर्नेशन कायिक जनन, अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऑल हो गया ऑल ऑफ दीज। तो क्या है, मेंडल का जो आनुवांशिक का सिद्धांत है वो है
लैंगिक जनन पर आधारित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन पर आधारित है। बात करें जो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। और जो मेंडल की थ्योरी है, जो मेंडल की आनुवंशिकता का, इसे जनक कहा जाता है। मेंडल्स थ्योरी हेरिडिटी इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो जीनोम चित्रण निम्न में से किससे संबंध है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद जीनोम डिस्पेक्शन। ठीक है, ब्लड क्वालिफिकेशन, ब्लड क्लासिफिकेशन हो गया, रक्त वर्गीकरण, ब्लड क्लासिफिकेशन, जीन्स का चित्रण हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशंस हो गया, इलस्ट्रेशंस, जीन्स इलस्ट्रेशंस, और स्नायु केंद्रों का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, इलस्ट्रेशंस ऑफ मसल्स सेंटर्स। ठीक है, और मस्तिष्क का चित्रण, ब्रेन्स इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या है इसमें आपका जो जीनोम का चित्रण होता है, जीनोम का चित्रण निम्न में से किससे संबंधित होता है? ये होता है जीन्स का चित्रण। ठीक है, जीन्स का चित्रण यानी कि जीन्स इलस्ट्रेशंस कहलाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस कहलाता है। और जो जीनोम डिस्पिक्शन रिलेटेड टू द डिस्पिक्शन ऑफ जीन्स। ठीक है, जो जीनोम चित्रण होता है उसका संबंध होता है जीन से, चित्रण से होता है जीनोम चित्रण का। और किसी भी जीव में डीएनए विद्यमान समस्त जनों का, जो समस्त जनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। ठीक है, द जीनोम डिस्पिक्शन रिलेटेड टू द डिस्पिक्शंस ऑफ द जीन्स, द सीक्वेंस ऑफ द बर्थ प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द जीनोम। ठीक है, बात करें जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, जीनोम चित्रण क्या कहलाता है? जीनोम चित्रण जीनोम के जो सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो संगठन होता है वो जीनोम चित्रण कहलाता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द जीनोम इज कॉल्ड द जीनोम डिस्पिक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर रहा है? इनमें से नॉन स्टॉक हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, एजिडोपैक्टर हो गया, माइकोराइजा हो गया। ठीक है, तो कौन सा है आपका? ये है आपका माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा, देयर इज ए कोलरेशन, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, बात करें जो माइकोराइजा है एक कवक और पौधों की जड़ों के बीच है। ठीक है, जो माइकोराइजा है कवक और पौधों की जड़ों के बीच का एक संबंध होता है। ठीक है, और यह लगभग 95% पौधों में पाया जाता है। और माइकोराइजा क्या होता है? मिट्टी से पौधों के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? ये पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है और फसलों की पैदावार बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है। क्या? माइकोराइजा। ठीक है, देयर इज ए कोलरेशंस बिटवीन माइकोराइजा, फंगी एंड द रूट्स ऑफ प्लांट ऑफ द रिलेशनशिप इज फाउंड इज अबाउट 95% ऑफ प्लांट। Mycorrhiza help the capturing various type of plant nutrient such as the phosphorus and nitrogen and nutrient plant of the soil and plays the important role in the increasing crop yield। ठीक है, तो क्रॉप की जो पैदावार बढ़ाने में ये अहम भूमिका निभाता है माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये है एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 10%, 30%, 65% और 75%। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज
परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी में कितना होता है एक वयस्क मनुष्य में, तो ये होता है आपका 65% के लगभग होता है। कितना होता है 65% के लगभग होता है वाटर परसेंटेज। बात करें हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसमें 60 से 70% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नवजात बच्चों के शरीर में इसके बाहर का लगभग 75% भाग जल होता है और यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। द मैक्सिमम वेट ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप वाटर इन विच ऑफ 60 to 70% ऑफ वॉल्यूम इज फाउंड। ठीक है, 60 से 70% बॉडी के वेट का हमारा वाटर होता है। ठीक है, बात करें अबाउट द 75% ऑफ आउटसाइड ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज इज वाटर, इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन। ठीक है, तो कौन सा होता है जो सर्वाधिक मात्रा में, द एलिमेंट फाउंड इन एम्बुडेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। इसके बाद नेक्स्ट जो मानव शरीर में क्या होता है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैक्सिमम वेट, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैक्सिमम वेट, किसका बना होता है ज़्यादा, फॉर जो बोन्स होती हैं, अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। ठीक है, ऑफ बोन्स, ऑफ बॉडी पार्ट, स्किन ऑफ फ्लैश एंड बॉडी पार्ट एंड वाटर। ठीक है, तो किसका बना होता है, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार बना होता है वो बना होता है जल का, यानी कि वाटर का। ठीक है, किसका, जल का, यानी कि वाटर का बना होता है। और हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग जल का बना होता है, एक वयस्क जो पुरुष के शरीर में उसके 60 से 65% भाग पर क्या होता है, जल होता है। जबकि बात करें स्त्री यानी कि महिला की बात करें उनके शरीर में क्या होता है 55 से 60% भाग जल होता है। ठीक है, मेल में क्या होता है 60 से 65% वाटर होता है टोटल बॉडी का, और जो फीमेल होती हैं फीमेल में क्या होता है 55 से 60% वाटर होता है। ठीक है, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अवर बॉडी मेड ऑफ वाटर, एन एडल्ट मेल हैज 60 to 65% ऑफ हिज बॉडी आउटसाइड, while an adult woman has about the 55% to 60% of weight of his body। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर, ब्यूटीरोमीटर, लैक्टोमीटर और थर्मामीटर। ठीक है, तो किससे होता है, ये होता है आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर होता है, इससे क्या होता है दूध का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क ज्ञात की जाती है। ठीक है, बात करें दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता का मापन क्या किससे किया जाता है, लैक्टोमीटर से किया जाता है और किया जाता है। ठीक है, और जो ब्यूट्रोमीटर है, ठीक है, जो ब्यूट्रोमीटर या दूध उत्पादों में इससे वसा की मात्रा को मापने का उपकरण होता है। ठीक है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोमीटर। और द ब्यूटियोमीटर जो होता है, ब्यूटियोमीटर इज अ डिवाइस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ फैट इन द मिल्की
मिल्की मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। जो दूध वाले उत्पाद होते हैं उनमें वसा की मात्रा यानी कि फैट की मात्रा को मापने के लिए क्या होता है, ब्यूटरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर पूछ देता है कि ब्यूटरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है तो वसा की मात्रा, ठीक है, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ फैट इन मिल्की मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्की मिल्क प्रोडक्ट में फैट की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग, व्हाट इज द फेदोमीटर यूज्ड द मेजर, ठीक है, तो किससे नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, भूकंप अर्थक्वेक, वर्षा रेन, और समुद्र की गहराई डेप्थ ऑफ सी, और ध्वनि की तीव्रता साउंड स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि किससे मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे डेप्थ ऑफ सी यानी कि समुद्री गहराई को डेप्थ ऑफ सी को मापने के लिए किया जाता है, क्या, डेप्थ ऑफ सा की जो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो फेदोमीटर नामक यंत्र है उससे समुद्र की गहराई हम नापते हैं। मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियंस विद द डिवाइस कॉल्ड फेदोमीटर, एंड क्या होता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, और हाइड्रोमीटर होता है उससे वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र तलों में विमानों की ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द बारोमीटर्स टू द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अल्टीमीटर मेजर्ड इन द एल्टीट्यूड ऑफ द सीहोर प्लेन्स, ठीक है। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाएगा, जो हाइड्रोमीटर होता है उससे वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाएगी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, अल्टीमीटर से क्या मापा जाएगा, समुद्र तलों के विमानों की ऊंचाई मापने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, ठीक है। जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट हेल्प अ पर्सन, सिंपल इंस्ट्रूमेंट हेल्प अ पर्सन, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में, इन डूइंग लेस वर्क, इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है, और वर्क यूजिंग ब्लैंकेट्स, ठीक है, और इन डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क मोर देन क्विकली, ठीक है। तो किससे होता है, ये क्या करता है, इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क यूजिंग ब्लैंकेट, ठीक है। तो कम बल का प्रयोग करके क्या होता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसी ह्यूमन यानी कि व्यक्ति की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बात करें साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा केवल प्रयोग करके ही उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये ऑर्डिनरी डिवाइस हेल्प अ पर्सन डू टू सेम अमाउंट ऑफ वर्क बाय यूजिंग लेस फोर्स, ठीक है। लेस फोर्स में क्या करते हैं, उतना ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव स्केल, इफ ही टेक्स अ डीप ब्रीथ व्हाट विल बी द चेंज इन द रीडिंग्स ऑफ द स्केल्स, ठीक है। तो तराजू में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी यानी कि इंक्रीज होगी रीडिंग, रीडिंग घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी रीडिंग, और रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी वायुमंडलीय दाब पर, जो एटमॉस्फेरिक पे इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये किस पर निर्भर करेगा,
ये डिपेंडिंग करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि वायुमंडल पर निर्भर करेगा, एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, तो एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा? वो उसका जो रीडिंग होगी वो घटेगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, रीडिंग घटेगी। इसके बाद बात करें, जो व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग जो होगी घट जाएगी। द पर्सन डीप ब्रीथिंग्स विल बी रिड्यूस द रीडिंग्स ऑफ द स्केल। ठीक है, ऐसा आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग जो होती है, रीडिंग के घटने से मतलब तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाना, यानी कि उसका जो जो स्केल है उससे क्या होगा, व्यक्ति का क्या होगा, वेट कम दिखेगा। ठीक है, जो डिक्रीजिंग द रीडिंग्स मीन्स अ पर्सन्स वेट इन रिड्यूस द स्केल्स। ठीक है, जिसका वेट क्या होगा, रिड्यूस दिखाई देगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। ठीक है, तो किस सिद्धांत पे किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है वॉशिंग मशीन? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्राशन और विसरण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, डायलिसिस एंड अंडरटेकिंग ऑस्मोसिस और डिस्पेसेशन। ठीक है, विसरण। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है? ये करता है आपका, जो वॉशिंग मशीन कार्य करती है वो करती है अपकेंद्रण पर। ठीक है, किस पे? सेंट्रीफ्यूगल पर कार्य करती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पर कार्य करती है, इस प्रिंसिपल पर, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पर, अपकेंद्रण पर। ठीक है, और बात करें जिस दिशा में अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है वह क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ठीक है, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि क्या हैं? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ विच इज द अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करें, कपड़ा साफ करने की मशीन जो होती है, क्लॉथ क्लीनिंग मशीन, मिल्क और डिस्पेंसर ईटीसी, जो इस टाइप की मशीनें होती हैं वो किस पे वर्क करती हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये किसके विपरीत होता है, किसके अपोजिट में होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में होता है। इसे क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा परिचालन। ठीक है, परिचालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। ठीक है, जो परिचालन मशीन, अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस हो उसमें वे में पूछता है, जो परिचालन मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत है, तो वॉशिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मशीन। ठीक है, तो क्या होता है इसका भी अपकेंद्रीकरण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल्स हो गया, और अपोहन हो गया, डायलिसिस, ऑस्मोसिस पर ऑर्डर, जो प्रतिक्रम परासरण, विसरण हो गया, डिफ्यूजन्स। ठीक है, तो किसके कारण होता है? ये होता है अपकेंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल के कारण होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के कारण होता है ये, अपकेंद्रीकरण के कारण। ठीक है, बात करें जो परिचालन मशीन का कार्य सिद्धांत भी वॉशिंग मशीन की तरह ही अपकेंद्रीकरण पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें केंद्र पर बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूग फोर्स कहते हैं। ठीक है, बात करें द वर्किंग मशीन्स ऑफ द वॉशिंग मशीन्स नाउ द वर्क ऑन द सेंट्रलाइजेशंस लाइक द प्रिंसिपल वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो सेंटर पे फोर्स लगता है इसमें, और इन दीज अ फोर्स एक्ट ऑन द सेंटर विच इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेग। ठीक है, वेग, बल फोर्स हो गया, आयतन हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो वेग हो गया,
इसके बाद बात करें जो सदिश नहीं है, ठीक है, तो वेक्टर कौन नहीं है इसमें से वेक्टर जो आपका नहीं है आयतन यानी कि जो वॉल्यूम है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और बात करें वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा, डायरेक्शन और क्या होता है रिजल्टेंट की आवश्यकता होती है, वो क्या होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल क्या होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, ठीक है, परिणाम, रिजल्टेंट, ठीक है, परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, अदिश राशियां कहते हैं। बात करें स्टेट द रिक्वायर्स, वॉल्यूम में हमारे को डायरेक्शन नहीं होगी, केवल रिजल्टेंट की आवश्यकता होती है, वो क्या है हमारा वॉल्यूम इसमें, ठीक है। तो स्टेट्स द रिक्वायर्स डायरेक्शन एंड आउटकम्स इन एक्सप्रेस द वेक्टर इज कॉल्ड जोइडिक साइंस, द जोइडिक साइंस दैट द रिक्वायर्ड ओनली द रिजल्ट टू बी एक्सप्रेस्ड और कॉल्ड द स्केलर जोइडिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि, भौतिक राशि प्राप्त होती है। व्हाट फिजिकल अमाउंट इज ऑब्टेन्ड द रिलेशन टू द मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो कौन सी राशि हमें प्राप्त होती है संवेग और वेग के अनुपात में, ठीक है, यानी कि वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, द्रव्यमान मास हो गया, बल हो गया फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है हमें मास यानी कि जो द्रव्यमान होता है हमें क्या प्राप्त होती है, वेग और संवेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है, हमें मास प्राप्त होता है, द्रव्यमान। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके गुणनफल के वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल, उसका जो मास है, मास और उसका जो क्या है वेग है, वेलोसिटी, ठीक है, वेग यानी कि वेलोसिटी है, उसे हम क्या बोल देते हैं, संवेग बोल देते हैं, यानी कि संवेग बोले देते हैं मोमेंटम, ठीक है, क्या बोल देंगे, मोमेंटम बोल देंगे। और बात करें जो मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है हमारा, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी हो गया। तो अगर हम मास निकाले यहां से, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण का आशय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो मीनिंग्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का आशय क्या है, तो ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, एनर्जी इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज क्रिएटेड ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट एनर्जी जो एनर्जी होती है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रक्शन कैन बी ओक्योर, ठीक है। तो ऊर्जा का तो न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, देयर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, यानी कि ऊर्जा का न तो विनाश हो सकता है और न ही इसे सृजित किया जा सकता है, ठीक है, देयर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका रूपांतरण हो सकता है, बल्कि चेंज हो सकता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है। किसी काम को करने के लिए ऐसी विधि या प्रक्रम का पालन करना कि वह काम पूरा करने में कम ऊर्जा लगे और इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण। द
perform a work, follow such as method or process that is takes less energy to complete the work. This is called conservation energy. ठीक है. For example, if you are going to come every day from work, ठीक है, यदि आप कार से हर दिन क्या करते हैं, आना जाना कर रहे हैं, ठीक है, तो कम ऊर्जा लगे, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी ऑफ विंड. ठीक है, तो हवाओं की ऊर्जा निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है. इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, हवाओं की ऊर्जा निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है. केवल स्थितिज ऊर्जा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी यानी कि केवल गतिज ऊर्जा, और वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड यानी कि काइनेटिक और यानी कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ. ठीक है, तो कौन सी होती है इसमें, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी ऑफ विंड, जो एनर्जी ऑफ विंड का किस में होती है, हवाओं की ऊर्जा कौन सी होती है. तो ये होती है आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, केवल गतिज ऊर्जा. ठीक है, केवल गतिज ऊर्जा होती है विंड में. ठीक है. द फॉलोइंग एयर हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बहती हुई जो हवा होती है उसमें केवल क्या होती है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है. क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. और हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिजीज ऑफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी. क्या कर सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26. ठीक है, तो वायु में शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है. ठीक है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है. गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा. Which form of an energy is converted into electrical energy in air power. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी. ठीक है, तो कौन सी होती है, ये आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी. इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया हमने. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये कैसे जनरेटेड होती है, ये होती है बहती वायु में क्या होता है, उत्पन्न की गई ऊर्जा पवन ऊर्जा कहते हैं. ये कौन सी, पवन ऊर्जा कहते हैं इसे. और पवन ऊर्जा को के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को भी लगाया जाता है. ठीक है, तो पवन चक्की के द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है. अगर आता है भाई जो पवन चक्कियाँ किसको रूपांतरित करती हैं, तो ये क्या करती हैं, या जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कन्वर्ट करती हैं. ठीक है, जनरेटेड बाय द फ्लोइंग एयर getting up a cold wind energy. Windmills are installed in the ventilated areas of produced wind energy. ठीक है, और the kinetic energy of the air is converted into mechanical energy of the windmill. ठीक है, तो windmill क्या करता है, ये करता है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसे कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो बैठे हुए यात्री होते हैं उनके सिर पीछे की ओर झुकते हैं, और इसका कारण निम्न में से क्या है. ठीक है, तो ट्रेन में बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुकते हैं. ठीक है, उनके सर, तो एक झटका सा महसूस होता है. तो एज सून एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इन द इट्स टिल्स बैकवर्ड. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. ठीक है, तो इसमें क्या रीजन होता है, स्थिरता का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी रेस्ट. ठीक है, और इनर्शिया ऑफ स्पीड गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
कन्वर्जेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण क्या होता है इसमें? इसमें आपका होता है स्थिरता का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो स्थिरता का जड़त्व होता है इसमें, इसी कारण क्या होता है, सिर पीछे की ओर झुकता है जो आदमी पैसेंजर बैठे हैं उनका, ठीक है। यात्री का ऊपरी हिस्सा स्थिर रहता है और जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अचानक क्या होता है, अगर ट्रेन चलती है तो यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, ठीक है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर tries to remain in the resting position due to inertia of stability. The upper part of the passenger's body is bent backward, ठीक है। तो तभी वो बैकवर्ड में जाता है, पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, निम्न में से क्या कारण है, ठीक है। तो क्या कारण है? इट इज द हार्डर टू वॉक ऑन स्नो देन टू वॉक ऑन द रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर दिस, ठीक है। तो क्या रीजन है? बर्फ सड़क से सख्त होती है, स्नो हार्डेंस द रोड इज रेनी, ठीक है। सड़क बरसात होती है सड़क में, और जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। स्नो डज नॉट रिएक्ट व्हेन वी पुश विद आवर फीट, ठीक है। और बात करें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 की, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आइस वुड हैव लेस फ्रिक्शंस देन रोड, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या है? 4, ऑप्शन नंबर 4 ही है, जो क्या होता है, सड़क में क्या होता है, बर्फ में क्या होता है, सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है, ठीक है। क्या होता है? आइस वुड हैव लेस फ्रिक्शन देन रोड्स, ठीक है। तो बात करें जो सड़क पर चलने पर क्या होता है, पैर और सड़क की सतह के मध्य जो घर्षण होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और जिसमें हमारा पैर सड़क पर नहीं फिसलता है और हम आसानी से चल सकते हैं, ठीक है, घर्षण अधिक होता है। लेकिन स्नो में क्या होता है, स्नो में फ्रिक्शन लेस हो जाता है और उसमें हमारा पैर आसानी से फिसलता है, ठीक है। तो व्हेन द वॉकिंग ऑन द रोड friction between the foot and the surface of the road is high, so that our foot does not move on the road, we can walk easily, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान बनाए रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, जिसका कारण है to drive a loaded vehicles it has to push with more strength than the required to keep it moving, this is due to, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? भारी गाड़ी होती है, जो भरी हुई गाड़ी होती है उसे चलाने में क्या होता है, उसे चलामान रखने के लिए आवश्यक ताकत के अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका कारण क्या है? किसी जो चलायमान वस्तु होती है, ठीक है, ये चलायमान वस्तु है और वस्तु का भार कम होता है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, ठीक है। प्रारंभ में पहली वस्तु फिसलने लगती है प्रारंभ में। इनिशियली द फर्स्ट स्लीपिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। एक बार गाड़ी चल पड़ने पर क्या होता है, घर्षण कम होता है, ठीक है। वंस अ कार इज रीड द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर एक बार चल पड़ेगी तो क्या होगा, एक बार चल पड़ेगी तो एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। मैस्ट्री इज अचीव्ड व्हेन यूर हैंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है, एक बार गाड़ी चल पड़ने पर क्या होता है, अगर चलायमान हो जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, कम हो जाता है फ्रिक्शन। टू ड्राइव द लोडेड
ठीक है, जो भरी हुई गाड़ी होती है उसको चलाने में, उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने से बाद घर्षण कम हो जाता है। टू ड्राइव अ लोडेड व्हीकल्स it has to apply the relatively more force than the force required to keeping the moving of friction is reduced once the vehicle is driven। ठीक है, तो एक बार चला देने से फिर इसमें क्या होता है, घर्षण रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या है, आर है, रिएक्शन क्या है, आर है। जब कार क्या है, सीधी, ठीक है, जब कार क्या है सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, अ पर्सन इज अ कार हु इज द सीटिंग इज अ स्टॉप, रिएक्शन आर कमिंग फ्रॉम रोड टू ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ वर्क। ठीक है, what would be change in the reaction on each of the money when it work goes on a strength flat road। ठीक है, तो क्या होगा, एक व्यक्ति कार में विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के चार पहियों में, अगर चार पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया चारों पहियों में क्या होगी, आर होगी। ठीक है, और जब कार क्या होगी, सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो क्या होगा, पहियों में प्रत्येक पहियों पर क्या होगा, प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन पड़ेगा अगर सीधी रोड में चलेगी। इट विल बी ग्रेटर देन आर, यह आर से अधिक होगा, यह आर से कम होगा, इट विल बी लेस देन आर, और दिस इज इक्वल यानी कि बराबर होगा आर के, और यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। इट विल बी डिपेंड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द रोड। ठीक है, क्या होगा, इट विल बी लेस देन आर, यह क्या होगा, आर से कम होगा, इट विल बी लेस देन आर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। एटम्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किसमें, परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, परमाणु और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। द एटम्स आर स्मॉलेस्ट। ठीक है, परमाणु जो होता है, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परमाणु। बात करें द एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इट इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स आर प्रेजेंटेड। It participates in a chemical reaction but cannot remain in the independent state। ठीक है, परमाणु क्या है, जो एटम्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंस स्टेट में नहीं रह सकता है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु का, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर कर्व में होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर कर्व में होते हैं। द सेंटर ऑफ द एटम्स हैज बीन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर कर्व में विचरण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, कौन सा अणु का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का जो अणु का भाग नहीं है, ठीक है, अणु का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, आपका फोटॉन। ठीक है, फोटॉन नहीं है, मॉलिक्यूल्स का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, फोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अणु के भाग हैं लेकिन फोटॉन नहीं है। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एटम्स। ठीक है,
और जो फोटोन होता है, फोटोन या परमाणु प्रकाशाणु, ठीक है, फोटोन क्या होता है, प्रकाशाणु, और जो प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मूलभूत कणों में बोला जाता है, ठीक है। जो फोटोन होता है और लाइट वो होता है और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं इज अ कॉल्ड ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स इन एटम, ठीक है, तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक द्वारा की गई थी ये खोज, ठीक है, चैडविक द्वारा की गई थी, 1932 में की गई थी, ठीक है, चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की गई थी। बात करें, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलकण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं और इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, एन से डिनोटेट किया जाता है। अ न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल फाउंड विद अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिनोटेड बाय एन, ठीक है, स्मॉल एन। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, ठीक है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, ठीक है। इसके लिए भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी ये भी एक पूछी जा सकती है, ठीक है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज विच स्टेट, तो ये है आपकी केरल में। कहाँ पे है परम्बिकुलम, केरल में, ठीक है, केरल में है। और बात करें जो परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, वो है पालक्कड़ जिले में है, पालक्कड़ जिले में है और जो 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला विच इज स्पेयर्ड ओवर 89 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 है, रेडियो एक्टिविटी निम्न में से किस में मापी जाती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर के द्वारा, गाइगर काउंटर से, सिस्मोग्राफ से, अमीटर से, ठीक है। तो किससे मापी जाती है, ये मापी जाती है जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो किससे मापी जाती है, गाइगर काउंटर से मापी जाती है, ठीक है। तो गाइगर काउंटर क्या होता है, गाइगर मूलर काउंटर क्या होता है, एक गाइगर मूलर काउंटर एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जो आयनकारी विकिरणों की मात्रा को मापता है, किसको मापता है, आयनकारी विकिरणों की मात्रा को मापता है। और यह यंत्र शीशे की एक नली में बंद धातु के पतले सिलेंडर के ढंग का होता है, ठीक है। तो द गाइगर मूलर्स काउंटर इज अ डिवाइस दैट द डज नॉट नोन एज द अमाउंट ऑफ द आयोनिक, जो आयनीकरण रेडिएशंस, ठीक है, आयोनिक रेडिएशंस, दिस डिवाइस इज लाइक टू अ थिन मेटल्स सिलेंडर इज सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब में सील्ड रहता है ये धातु के रूप में, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने, बैकुरेल ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने, किसने किया था, बैकुरेल ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। तो किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरेल ने, ठीक है, बैकुरेल ने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, ठीक है। जो बात करें, जो एंटोनी हेनरी बैकुरेल थे वो फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे, इन्होंने क्या करा था, सर्वप्रथम 1896 में 1896 में इन्होंने क्या करा था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। एंटोनी हेनरी बैकुरेल एज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री थे और
ही इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी इन 1896। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 37 है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, डू ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच प्रोवाइडेड एनर्जी, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ठीक है, रिस्ट वॉच को जो, ठीक है, विद अ पेनफुल स्पैम यानी कि करचल ऐठन से, लिक्विड क्रिस्टल से, बैटरी से, ठीक है, और बैटरी से, लिक्विड क्रिस्टल से, द्रव क्रिस्टल से, ठीक है, और हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से, डिफरेंस मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स। ठीक है, तो किससे होता है? ये होता है हमारे विभिन्न, जो हमारा हाथ का जो मूवमेंट होता है उससे क्या होता है? विभिन्न संचालन से इन्हें क्या होती है? रिस्ट वॉच को एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? डिफरेंस मूवमेंट ऑफ आवर हैंड से, यानी कि हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। ठीक है, बात करें जो स्वचालित कलाई घड़ियां को चलने के लिए ऊर्जा हेतु बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है, और यह घड़ी पहनने वाले के हाथ के क्या होता है? संचालन के चलने में ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच डू नॉट रिक्वायर द बैटरीज फॉर एनर्जी टू रन, दिस वॉच derives from energy from the various hands to operate। ठीक है, जैसे जैसे मूवमेंट करेगा हाथ इधर उधर तो उससे क्या ये एनर्जी प्राप्त करती है। यदि 2-3 दिन तक इस घड़ी को अगर नहीं पहनता है आदमी तो क्या होता है? वो खुद ही बंद होने लग जाती है। इफ दीज वाज आर नॉट द वार्म 2 and 3 days 2 to 3 days देन इट स्टॉप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ठीक है, तो विच इज मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। ठीक है, तो आफ्टर ऑक्सीजन के बाद कौन सा ऐसा मूल तत्व है जो पृथ्वी में उपलब्ध है? कौन सा है? ये है आपका सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम और क्लोरीन। कौन सा है? सिलिकॉन ऐसा तत्व है सिलिकॉन, ठीक है, जो ऑक्सीजन के बाद अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, जो ऐसा मूल तत्व है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसकी, तो जो इसकी खोज की बात करें सिलिकॉन की तो 1844 में इसकी खोज की गई थी। जे वर्जिलियस द्वारा इसकी खोज की गई थी सिलिकॉन की। ठीक है, और यह लैटिन भाषा का सिलिकन्स शब्द से बना हुआ है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है? सेमीकंडक्टर के रूप में होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय 1844। ठीक है, 1844 बाय द जे वर्जिलियस। इट इज derived from the Latin words from silicons and silicons chip are used in semiconductors in computers। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट फाउंड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नेट और सिलिकॉन। ठीक है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि अभी इंडिया में ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है। ठीक है, और भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको भी जरूर याद कर लें। ठीक है, और बात करें जो ऑक्सीजन होता है और जो भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन कितना है? 46.8% है। कितना है? 46.8% है। और सिलिकॉन उसके बाद है 27.72%। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? 27.72%। और एल्युमिनियम बात करें, एल्युमिनियम की 8.3%, आयरन 5%, और जो कैल्शियम है वो 3.5%, और कार्बन की बात करें 0.6% ये भूपर्पटी में
पाया जाता है। ऑक्सीजन एज ए मास और परसेंटेज ऑन द क्रस्ट इन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम इज फाउंड टू कंटेन 8.3%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.5% एंड कार्बन 0.6% भूपर्पटी में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आता है। ठीक है, ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे हमें सपोर्ट मिले। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 40, हु इज़ द लेड बाय ग्रीन इकोनॉमी इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो जो ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। ठीक है, ये भी पर्यावरण से इन्वायरमेंट से है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है, किसके नेतृत्व में। हु इज़ द लीड बाय ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, IUCN, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, किसके में है, ये है आपकी इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ग्रीन इकोनॉमी, इसी के नेतृत्व में चल रही है। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में चल रही है। बात करें ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, UNEP। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, UNEP के नेतृत्व में चल रही है। ठीक है, द ग्रीन इकोनॉमी इज लीड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनियन, UNEP। ठीक है, तो UNEP के नेतृत्व में चल रही है ग्रीन इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अधिनियम 1986 1986। ठीक है, 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरणीय संवेदनशील जगहों की खोज की है। ठीक है, वर्किंग अंडर द इन्वायरमेंट एक्ट 1986 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड द मोस्ट इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्लेस इन विच स्टेट। काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो कौन सा है इसमें, आपका जो उत्तर है महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, तो पर्यावरणीय अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने सबसे सर्वाधिक जो सेंसिटिव जोन है, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्लेस हैं, वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र के संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको भी नोट कर लें, याद कर लें। ठीक है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से स्थापित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल से रिलीज्ड टू एक्सेस द बेनिफिट एंड अराइजिंग ABS मैकेनिज्म। ठीक है, तो कौन सा है, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जेनेवा प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ABS की बात आती है जहां पे एक्सेस एंड बेनिफिशियल शेयरिंग की बात आती है, तो क्या होता है, ये नगोया प्रोटोकॉल में एक्सेस किया गया था। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है, रिलेटेड है ABS। ठीक है, और यह कब किया गया था, 29 अक्टूबर 2010 में हस्ताक्षरित हुआ था, साइंड हुआ था। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल्स एक्सेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग रिलेटेड टू द ABS मैकेनिज्म और साइंड 29 अक्टूबर 2010। ठीक है, 29 अक्टूबर 2010। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43, क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है। क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है। विद द वोम इज द क्लार्क बी बेविन अवार्ड रिलेटेड। क्लार्क बी बेविन अवार्ड रिलेटेड किससे, वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ, सुरक्षा पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, सेफ्टी एनवायरमेंट, और वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण हो गया, और खेल संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ गेम्स हो गया, खेल संरक्षण खेल। ठीक है, तो किससे है,
जो क्लार्क बेविन पुरस्कार होता है वो वन्यजीव यानी कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से संबंधित है ये। ठीक है, और जो क्लार्क बी पुरस्कार वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से, और यह वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है जो वाइल्ड लाइफ द क्लार्क बी बेविन अवार्ड इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ सेफ्टी यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इट इज द गिवन टू द पर्सन वर्किंग फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। जो क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कार्य करते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? क्लार्क बी बेविन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वन दरोगा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको जरूर याद करें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द ओजोन लेयर डिग्रेशंस? कौन सी है? ओजोन लेयर को सर्वाधिक हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी करती है? तो वृक्ष यानी कि ट्रीज, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल यानी कि पॉल्यूटेड वाटर हो गया, और केरोसिन हो गया। ठीक है, तो कौन सा करता है? ये हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो CFC का वाहक होता है। ठीक है, CFC का वाहक होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें क्या होता है, ओजोन गैस को सघनता की अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ओनली कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स। The ozone layer is a layer of an Earth atmosphere is which of the density of ozone gas is relatively high। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मेटल? हार्डेस्ट मेटल कौन सा होता है? तो ये होता है सोना, लोहा, प्लेटिनम एंड टंगस्टन। कौन सा होता है? जो प्लेटिनम होता है सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है। ठीक है, प्लेटिनम क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है, द हार्डेस्ट नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल की बात करें, जो हार्डेस्ट नॉन मेटल की अगर नॉन मेटल आता है, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल कौन सा है? डायमंड है। ठीक है, डायमंड है क्योंकि वो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, तो बात करें सर्वाधिक कठोर अधातु कौन सा है? हीरा है। और सर्वाधिक जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, व्हाइल द प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो पाश्चुरीकरण निम्न में से किससे संबंधित है? पाश्चुरी, जो पाश्चुराइजेशन इज रिलेटेड टू वाइल द फॉलोइंग। ठीक है, दुग्ध के निर्जमीकरण से, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, दुग्ध के निर्जलीकरण से, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क, और दूध के किण्वन से, मिल्क फॉर्मेशन से, और दुग्ध के आसवन से, मिल्क डिस्टिलाइजेशन से। किससे संबंधित होता है? पाश्चुरीकरण, पॉस्चुराइजेशंस। ठीक है, पॉस्चुराइजेशंस किससे रिलेटेड होता है? ये होता है दुग्ध के निर्जमनीकरण से। ठीक है, पॉस्चुराइज्ड दूध क्या होता है? जमता नहीं है, खराब नहीं होता है। ठीक है, जो आप पैकेटों में दूध लेते हैं वही पॉस्चुराइज्ड होता है, काफ़ी दिनों से, 1 महीने तक भी चल जाता है वो। ठीक है, तो पॉस्चुराइज्ड दूध जो होता है वो होता है स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि दुग्ध के निर्जलीकरण से संबंधित होता है। ठीक है, निर्जमनीकरण से संबंधित होता है, निर्जमनीकरण से। और जो पॉस्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पर या दूध का निर्जलीकरण करके उसे भंडारण क्षमता में, उसकी जो स्टोरेज पावर होती है उसकी, उसमें सुधार किया जाता है। पॉस्चुराइजेशन इज ए प्रोसेस
in which a liquid or milk is sterilized the improve its storage capacity। तो उसको स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, अधिक दिनों तक रखा जा सकता है, वो खराब नहीं होगा। ठीक है। और जो पौष्टिरीकरण की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, इन्होंने डिस्कवर्ड पॉस्चराइजेशन का आविष्कार किया था, इन्होंने पॉस्चराइजेशन का। ठीक है। इसके बाद 47 क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में होती है? इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी जनरेटेड इन वाटर डिकम्पोजिशन? वाटर डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में, एज ए लाइट, हीट फॉर्म्स में, ऊष्मा के रूप में, ठीक है, साउंड फॉर्म्स में, ध्वनि के रूप में, और अम्ल यानी कि एसिड फॉर्म्स में। तो किस में होती है? जो प्रकाश जो होती है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इन विच इन व्हाट फॉर्म है एनर्जी जनरेटेड इन वाटर डिकम्पोजिशन? तो इसमें वाटर डिकम्पोजिशन में होती है हीट फॉर्म्स में। किसमें? हीट फॉर्म्स में एनर्जी डिकम्पोजिशन होती है। वाटर डिकम्पोजिशन इज द रिएक्शन। ठीक है। बात करें जल अपघटन जो होता है, जल अपघटन हुए प्रतिक्रिया में जिसमें लवण, जो जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण और आयन क्या करते हैं? जल के आयन या अणु परस्पर सहयोग करके अम्लीय क्षारीय घोल बनाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, हीट फॉर्म में निकलती है। ठीक है। वाटर डिकम्पोजिशन इज द रिएक्शन इन विच आयंस एंड साल्ट एंड आयंस ऑफ द वाटर इल्स कॉर्पोरेट टू फॉर्म ऑफ एसिडिक एल्कालाई फ्लोवर्स। ठीक है। इन दिस साइट्स इन दिस एनर्जी इज रिलीज्ड टू फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। हीट के रूप में होती है जल अपघटन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ठीक है। भौतिक परिवर्तन का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? ठीक है। तो फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन किस में होता है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। द सिल्वर पॉट्स इन द एयर आर ब्लैक्स। ठीक है। मोमबत्ती का जलना, कैंडल बर्निंग। दूध से दही का बनना, प्रिपेयरिंग ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है। कर्ड फ्रॉम मिल्क। एंड पानी में चीनी का घुलना, डिजोल्व शुगर इन वाटर। ठीक है। तो क्या होता है भौतिक परिवर्तन? फिजिकल चेंज जो है, पानी में चीनी का घुलना पूरा फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। बात करें भौतिक प्रक्रिया, वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया स्थायी रूप से उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। ठीक है। और पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अ फिजिकल प्रोसेस इज वन इज द विच ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द physical process return to our its former state once the factor is removed। ठीक है। physical process are permanent and reversible। ठीक है। क्या होती है? परमानेंट एंड रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होती है। द डिसोल्यूशंस ऑफ द शुगर इन वाटर इन फिजिकल चेंज बिकॉज शुगर कैन बी रिक्लेम्ड बाय द इवोपोरेशन। ठीक है। रिक्लेम्ड कैसे कर सकते हैं? इवोपोरेशन द्वारा शुगर को हम और वाटर को अलग कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप? ठीक है। वर्षा की बूंद का गोलाकार कारण क्या है? द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है। पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब और घनत्व यानी कि डेंसिटी। ठीक है। तो क्या है? ये आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है। सरफेस टेंशन ये क्या होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है।
न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंद गोलाकार होती है उसी के कारण। ठीक है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन द इंडिपेंडेंट सरफेस ऑफ अ फ्लूइड अटेम्प्ट टू कवर द मिनिमम एरिया, हेंस द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग निम्न में से क्या होता है? पृथ्वी का पलायन वेग निम्न में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ अर्थ? ठीक है, तो हम क्या होता है, पृथ्वी से हम किसी पत्थर को कितनी मतलब स्पीड से फेंके कि वो दोबारा पृथ्वी में नहीं आ पाएगा। ठीक है, अपने प्लाइन वेग कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है माइग्रेशन वेलोसिटी, ये होता है आपका 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और बात करें जो प्लाइन वेग होता है वो न्यूनतम वेग है। क्या है? वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड के ऊपर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है। ठीक है, जो गुरुत्व एरिया जिससे कि वो नीचे को खींचती है वो वस्तु वो ऊपर को पार कर जाएगा। ठीक है, उस क्षेत्र को पार कर जाएगा गुरुत्व क्षेत्र को, और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो एक्सोड्यूस्ड वेलोसिटी जो होती है, जो प्लाइन वेग होता है वो इज द मिनिमम वेग थ्रू द विच इज अ बॉडी पैसेज ओवर द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन द थ्रोवन अपवर्ड डज नॉट रिटर्न टू द अर्थ। ठीक है, तो लेक्चर आज समाप्त होता है, आज का लेक्चर यहीं पे। और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको लेक्चर कैसा लगा। हम इससे ज़्यादा और इम्प्रूव करते जा रहे हैं और आपके लिए काफ़ी ऐसे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इस परीक्षा में। ठीक है, वंदरोगा की जो आपको काफ़ी मदद देंगे, हमने तैयार किए हैं काफ़ी उससे। ठीक है, लगातार हम क्वेश्चन जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका सपोर्ट आपने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देनी है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी यूके करके, आप सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, और अन्य प्लेलिस्ट अगर नए हैं आप तो आप अन्य प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।